कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास राजनीति विज्ञान की दो बुक है, जिसमें से एक बुक हम लोग पहले कवर करेंगे जो कि विश्व वाली है, ठीक है, समकालीन विश्व, जिसका पहला चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूं कि जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी एक अनाउंसमेंट में बताया था कि आप लोगों के लिए हमने क्लास 12 के लिए एक संकल्प बैच क्रिएट किया है, जिसमें आपको हम लोग पूरे 12th बोर्ड की ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की पूरी तैयारी कराएंगे। तो आज उस बैच का पहला वीडियो है जिसका हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो चैप्टर नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आज की इस वीडियो में बेसिकली हमें ये टॉपिक्स कवर करना है जो कि हमारी वन शॉट रिवीजन होगी। सबसे पहले बात करूं तो टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा जो है द्वितीय विश्व युद्ध, फिर शीत युद्ध, दो ध्रुवीय विश्व, सोवियत संघ की विशेषताएं, क्या था सोवियत संघ, इसकी कमियां क्या थी, विघटन के कारण क्या हुए, गोर्बाचेव कौन थे, सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम, शॉक थेरेपी की विशेषताएं और परिणाम, संघर्ष और तनाव के क्षेत्र में हमें इन चार क्षेत्रों को देखना है, पूर्व सोवियत गणराज्य, बाल्कन क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र और मध्य एशिया। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपके बुक है समकालीन विश्व, इसमें हम लोग समकालीन का मतलब होता है कि आज के समय में, ठीक, या समय समय के साथ जो परिवर्तन होते रहे हैं, तो हम उस राजनीति के दौर में विश्व का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें इस चैप्टर में हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर यूरोप महाद्वीप का विभाजन किस प्रकार हो गया। तो आओ हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक की सारी स्थिति को समझेंगे। सबसे पहले आपका प्रथम विश्व युद्ध समझ लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो 1914 से लेकर के 1918 तक चला। कब? 1914 से लेके 1918 तक। इसमें दो गुटों के बीच में युद्ध हुआ। एक जो था आपका केंद्रीय शक्तियां और एक थी ध्रुवीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियां में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान एक्सेट्रा, ये सब देश शामिल थे। केंद्रीय शक्तियां यानी वैसे देशों का समूह जो कि थोड़ा सा पावरफुल थे, उस समय में बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो कि मॉडर्न हथियारों का यूज कर रहे हैं। अब देख लो ध्रुवीय शक्तियां में आपका जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा। तो ये सारे देश जो थे वो ध्रुवीय शक्तियां में शामिल थे। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो इन दो गुटों के बीच में हुआ, जिसमें अब देखो होने का क्या कारण था। तो होने का जो कारण था वो एक तो था कि पहले से ही तनाव चल रहा था, और अचानक से जो जर्मनी था इसने ब्रिटेन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया जर्मनी ने। जब ब्रिटेन पर हमला किया तो शुरू में अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखाई, यानी अमेरिका ने सबसे पहले शामिल नहीं हुआ उसको बचाने के लिए, बल्कि उसको क्या कर दिया, पीछे से हथियार देने लगा कि तुम युद्ध लड़ो, हमसे हथियार खरीद लो, जितने मॉडर्न तुमको हथियार चाहिए हम देंगे। यहां देखो हमेशा से ही जो अमेरिका रहा है वो अपने आप को विकसित बनाने, विस्तारवाद की नीति को लेकर के चला है। अपना प्रॉफिट देखता है और कुछ नहीं। उसने देखो यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता था, ना युद्ध होता ना वैसी स्थिति बनती, लेकिन यहाँ पर और वो हथियार बेच रहा है कि मेरी इनकम भी हो और मैं अपने आप को एक वर्चस्वशील यानी ताकतवर देश भी बनाऊं। अब देखो दोनों के बीच में युद्ध चलने लगा। फिर क्या होता है, जर्मनी था उसने रशिया पर भी हमला कर दिया, जापान पर भी हमला किया। उसी समय क्या होता है कि ब्रिटेन में कुछ लोग, लगभग जो संख्या में बोलूं तो 20-30 लगभग लोग होंगे जो कि अमेरिका के फंसे हुए थे, उसमें से कुछ लोग एक घटना में मारे गए। उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने इस विश्व युद्ध में इन्वॉल्वमेंट दिखाई और जर्मनी पर वियना की संधि लगाई। क्या लगाई? वियना की संधि।
वियना की संधि लगाकर 1918 में क्या कर दी इन्होंने, इस युद्ध को समाप्त कर दिया। इस युद्ध की वियना की जो संधि लगी, इसमें कुछ कंडीशन थे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सबसे पहला जो था कि आप अपनी सेना नहीं रखोगे, आप अपनी सेना नहीं रखोगे। दूसरी चीज, ना ही आप परमाणु बम बनाओगे ना। तीसरी चीज, आप कोई भी काम करोगे तो अनुमति लेकर करो, किसी से मित्रता करो चाहे युद्ध करो, हमसे पूछो, हमसे पूछो। चौथी चीज, जितना भी हमारा नुकसान हुआ है उसका भरपाई करोगे आप, क्या करोगे, नुकसान भरपाई करोगे। अमेरिका ने इन शर्तों के साथ वियना की संधि को जर्मनी पर लगा दिया। क्या किया, जर्मनी पर लगा दिया। अब देखो, जर्मनी की जो पूरी स्थिति थी वो तो खराब हो गई, ना ही वो सेना रख सकता है, आखिर कैसे वो नागरिकों की सुरक्षा करेगा, अपने देश की कैसे सुरक्षा करेगा। दूसरी चीज, हथियार बना नहीं सकता, जबकि इन लोगों के पास हथियार है। अनुमति लेना होगा, किसी से मित्रता करना है, किसी से संधि करना है, व्यापार करना है, हर चीजों के लिए वो थोड़े अमेरिका से पूछेगा कि आप मुझे ये करना है, आप मुझे अनुमति दीजिए तो करूंगा। मान लो कोई चीज उसके लिए फायदेमंद है लेकिन अमेरिका के लिए मतलब हानिकारक है, तो अमेरिका उस चीज के लिए तो अनुमति देगा ही नहीं कभी भी। उसके बाद देख लो, वियना की संधि में चौथा जो था, नुकसान की भरपाई। प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ सबकी भरपाई अकेला एकमात्र देश जर्मनी कैसे कर सकता है। जर्मनी को अपने खर्चे भी देखने हैं, अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को भी पूरा करना है, और बाकी देशों की भरपाई जितना नुकसान हुआ है वो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। अब देखो क्या होता है, 1918 में जब ये हो जाता है तो प्रथम विश्व युद्ध जैसी स्थिति दोबारा ना बने, इस चक्कर में 10 जनवरी 1920 को एक बना दिया जाता है लीग ऑफ नेशंस। क्या बना दिया जाता है, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस बना दिया जाता है। इसका जो बेसिकली काम था बाबू, ये था कि आप दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति होने ना दे, या दूसरा विश्व युद्ध होने ना दे, उससे पहले ही उस युद्ध को निपटा दे। यानी जितने भी विवाद के मामले हो रहे आप अपने पास लाइए, उसको खत्म करिए, विवाद को शांति समझौता करवाइए, ये सब काम था। लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 के टाइम तक जाते जाते लीग ऑफ नेशन इसमें क्या होता है, असफल हो जाता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बना दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कि दोबारा से द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन ये अपने काम को करने में असफल रह जाती है, जिस कारण 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध बन जाता है। अब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब देखो क्या हुआ, पहले ही तो सभी देश, विश्व के सभी देश प्रथम विश्व युद्ध की जैसी खतरनाक स्थिति को झेल गए थे, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही दोबारा से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब इस स्थिति में जो देश बहुत ज्यादा पहले हानि में गए थे उनको तो खड़ा होना बहुत मुश्किल था, खड़ा होना बहुत मुश्किल था। जापान यहाँ पर बहुत मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था, अधिकतर टर्म्स में बोलूं तो ज्यादा से ज्यादा उसके संसाधन खत्म हो गए थे, क्योंकि जर्मनी ने इस पर भी हमला किया। अब देखो क्या होता है कि 1939 से 45 में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। जो हिटलर आता है, हिटलर जर्मनी का रहने वाला था, और हिटलर ने, आपको पता होगा हिटलर की कहानी, अगर आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ी होगी कि उसने किस प्रकार से जो सत्ता को अपने हाथ में लिया। जब वो सत्ता में आया तो हिटलर को वियना की संधि अच्छी नहीं लगी, यानी वियना की संधि को वो मानता ही नहीं था। उसने क्या कर दिया, जर्मनी में अपनी सेना रखना शुरू कर दिया, परमाणु बम या हथियार बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं समझा था, वो अपने आप को नेता मानता था, अपने आप को राजा मानता था कि मेरी अनुमति हो गई, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नुकसान की भरपाई भी रोक दी उसने, नुकसान भी करना बंद कर दिया। अब क्या होता है कि जो जापान होता है, यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, ये धुरी जो केंद्र शक्ति थे मित्र राष्ट्र बन जाएंगे, और ये धुरी राष्ट्र बन जाएंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो मित्र राष्ट्र थे उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान इधर आ जाएगा धुरी राष्ट्र, उसके बाद जर्मनी, पोलैंड, हंगरी एक्सेट्रा,
देखो बाबू, यहाँ पे भी उतने देश, यहाँ पे भी उतने देश, लेकिन देखो थोड़ा सा चेंजेस है कि जो जापान था वो पहले केंद्रीय शक्ति यानी मित्र राष्ट्र के खेमे में था, अब क्या हो गया, वो ध्रुवीय राष्ट्र के खेमे में चला गया। जर्मनी ने इसके साथ मित्रता की संधि कर दी और जापान को अपने पक्ष में ला लिया कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए। अब देखो, जिस थाली में जापान ने खाया उसी में छेद कर दिया इसने। ठीक, क्यों? क्योंकि इसको शुरू में अमेरिका पर जब मतलब जो जर्मनी था उसने जब जापान पर हमला किया तो अमेरिका ने ही इसको बचाया यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इसने क्या किया, इन देशों का साथ छोड़ करके ध्रुवीय राष्ट्र में चला गया, जर्मनी का साथ देने लगा, है ना। तो अमेरिका को गुस्सा आता है और अमेरिका क्या करता है, जापान के दो जगह पर यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर 1945 में युद्ध की समाप्ति करता है। क्या करता है? 1945 में युद्ध की समाप्ति करता है। बहु परमाणु बम एक बहुत बड़ा खतरनाक हथियार होता है, विस्फोटक होता है, जो कि कई अरब वर्षों तक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आज तक देखो आप लोग जापान के लोगों को कि उनकी जो मतलब आंतरिक संरचना होती है बॉडी की, वो थोड़ा मोड़ा विकलांग होता है। ठीक, विकलांग हो जाते हैं, कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, मतलब किसी का आंख कान तिरछा हो जाता है, ये चीजें क्योंकि परमाणु बम जब फूटता है ना बाबू, तो क्या होता है कि परमाणु बम फूटते वक्त हवा में मिल जाता है, उसकी जो गैस होती है वो हवा में मिल जाएगी, जब आप श्वसन करोगे तो वो आपके शरीर के अंदर चली जाएगी और जेनेटिक्स बाय जेनेटिक्स ऐसी ही चलती रहती है, धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन बहुत कम इफेक्ट भी दिखता है, आज के टाइम पे भी दिखेगा आपको। देखो, अगर परमाणु बम कहीं फूट रहा हो ना तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, बचाव का एक तरीका है कि अगर आसपास में देखिएगा कि प्याज का कोई फैक्ट्री वैक्ट्री हो जहां पर ज्यादा ही क्वांटिटी में प्याज हो तो वहां पर जाकर छुप जाइए। इफेक्ट होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा कम इफेक्ट होगा, क्योंकि प्याज उसका रोग प्रतिरोधक रोकता है, उसकी जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अब देखो क्या होता है, ये तो हमने देख ली कि जापान पर दो जगह पे बम गिरा के, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा करके युद्ध की 1945 में समाप्ति। 1945 में फिर ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए 1945 में यूएनओ बना दिया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये देखता है बाबू कि कोई भी ऐसी स्थिति हो जहां विवाद ज्यादा है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको अपने पास लाता है और उस विवाद का निपटारा करता है तथा शांति समझौते करवाता है। काम तो यही है सेम लीग ऑफ नेशन जैसा, लेकिन लीग ऑफ नेशन काम को मतलब दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, जिस कारण इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उसके बदले क्या लाया गया, यूएनओ लाया गया। यूएनओ के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ये वाला जो है, आप यूएनओ वाला जो चैप्टर है स्पेशली अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसमें डीपली हम लोग पूरा एक्सप्लेन के साथ यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, कि वीटो पावर के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीजें तो वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने इतना जानना था बस। अब देखो 1945 के बाद क्या होता है बाबू, यहां तक हमारा जो दो टॉपिक था वो कवर हो गया, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अगला जो टॉपिक है शीत युद्ध। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेकर 1918 तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। ये तो हमने पूरा बेसिक पढ़ा कि आखिर विश्व में स्थिति क्या थी आरंभ में 1918 से, और 1914 से 1918 और 1939 से लेके 1945 तक के बीच में। 1945 से लेके 1991 तक को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब ये मत समझना कि ठंडी में लड़ी गई लड़ाई, ठीक, क्योंकि ठंडी में लड़ी गई लड़ाई कभी नहीं होगी। कोल्ड यानी ठंडा, तुम लोग यही समझ रहे होगे, है ना। शीत इंग्लिश में कोल्ड ही होता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, शीत युद्ध का दौर का मतलब है कि इस टाइम पीरियड में 1945 से लेके 1991 तक में दो हमारे पास खेमे होंगे, एक होगा पूर्वी खेमा, एक होगा पश्चिमी खेमा। एकदम डिटेल में समझाऊंगा अभी, थोड़ा सा बस समझ लो पहले थोड़ा सा इंट्रो समझ लो, उसके बाद हम लोग बॉडी में जाएंगे कि आखिर उसके अंदर में डिटेल में क्या है। तो दो खेमा होता है, एक सोवियत संघ, ठीक है, और दूसरा जो है वो अमेरिका है। तो इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चलती है। शीत युद्ध का मतलब है कि जिसकी युद्ध जो हो वो शांति से हो, यानी आप में युद्ध कभी नहीं हो रहा है लेकिन वर्चस्व की लड़ाई है। क्या है? वर्चस्व की लड़ाई। कैसे वर्चस्व की लड़ाई है कि जैसे देखो, मान लो सोवियत संघ है,
सोवियत संघ के एक देश रूस है, रूस ने क्या कर दिया, परमाणु बम बना दिया। तो अमेरिका भी चाहे कि मैं भी परमाणु बम बनाऊं तो वो भी बना ले। ये क्या है, वर्चस्व की लड़ाई है, यानी दोनों अपने आप को वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली दिखाना चाहते हैं। जहां पर प्रतिद्वंदिता की लड़ाई हो रही है, बल्कि हथियारों से लड़ाई नहीं हो रही है, वो होता है शीत युद्ध का दौर। अब देखो शीत युद्ध आपको मैंने समझा दिया, यानी वर्चस्व की लड़ाई, जहां पर युद्ध शांति से हो, युद्ध ना हो, मतलब हथियार वाली युद्ध ना हो। ठीक, देखो बच्चों, अब ये है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के बीचों बीच जर्मनी है। क्या है, जर्मनी है। जो जर्मनी है इसके बीच में एक बर्लिन की दीवार है। क्या है, बर्लिन की दीवार। अब ये जो बर्लिन की दीवार है ये 1961 में बनाई गई। कब बनाई गई, 1961 में बनाई गई, जो कि 150 किलोमीटर की थी। कितनी, 150 किलोमीटर की थी। इसी आधार पर यूरोप का विभाजन किया गया। एक जो था ये पश्चिमी खेमा, और ये जो था आपका पूर्वी खेमा। इसको सोवियत संघ या यूएसएसआर कहा गया, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इधर क्या था, इसको अमेरिका ने सपोर्ट दिया, जिस कारण इसको अमेरिका कहा गया। और ये तो आप लोग जानते ही हो, पूंजीवादी मॉडल पर आधारित था। अब देखो क्या होता है, अभी तो हमने इतना समझा कि आखिर इसका विभाजन किन पार्ट्स में हुआ। एक जो था आपका पूर्वी खेमा, एक पश्चिमी खेमा, यानी सोवियत संघ और आपका अमेरिका। अब देखो क्या होगा कि 150 किलोमीटर की दीवार कब बनी थी, बर्लिन की दीवार 1961 में। ये क्या था, यूरोप की विभाजन का आधार बना। 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाता है। 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाता है और 1991 में जाके शीत युद्ध का दौर समाप्त हो जाता है। बेसिकली जो शीत युद्ध का दौर चलता है बाबू, वो इन्हीं दो खेमों के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई वही आपको पूरे डिटेल में बताएगा। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों में किस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई चली, और जो हथियारों की युद्ध थी वैसी स्थिति ना बनी, बनते हुए भी युद्ध ना हुआ कैसे, यही सब समझेंगे कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, निर्माण कैसे हुआ सोवियत संघ का, ये पूरा डिटेल में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको लिखना है तो फटाफट लिख लीजिए, नहीं तो मैं मिटा देता हूँ। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो समझा कि यूरोप का विभाजन किस तरीके से हुआ। अब देखो हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए। प्रथम विश्व युद्ध हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमारा द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ लिया, शीत युद्ध पढ़ लिया, दो ध्रुवीय विश्व युद्ध पढ़ लिया कि आखिर किन दो खेमों में यूरोप बट गया और किस प्रकार से दो ध्रुवीय विश्व बना। अब देखो, अब हमें सोवियत संघ की विशेषताएं और निर्माण पहले समझ लेते हैं कि सोवियत संघ का निर्माण हुआ कैसे। तो 1917 में रूसी क्रांति होती है। रूसी क्रांति 1917 में क्या होती है, रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति भी इसको बोला जाता है। रूस में हुई एक क्रांति 1917 में, जहां से सोवियत संघ यानी समाजवादी विचारधारा का उद्धार होते हुए हमें दिखता है। उसके बाद क्या होता है कि 30 दिसंबर 1922 को 15 देशों ने एक साथ मिलकर के एक संधि पर हस्ताक्षर किया और सोवियत संघ का निर्माण किया। क्या किया, सोवियत संघ का निर्माण किया। सोवियत संघ का निर्माण किया। देखो जैसा बताया मैंने, 1917 में एक रूसी क्रांति हुई। उसके बाद क्या होता है कि 30 दिसंबर 1922 को 15 साम्यवादी देशों ने, जो समाजवादी विचारधारा पर काम करते थे, साम्यवादी देशों ने मिलकर के एक संधि पर हस्ताक्षर करके सोवियत संघ का निर्माण किया। क्या किया, सोवियत संघ का निर्माण किया, जिसमें 15 देश शामिल थी। और देखो समझो, यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो होती है बाबू, वो 3 तरीके की होती है। क्या होती है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 3 तरीके की होती है। एक होता है पूंजीवादी, समाजवाद और मिश्रित। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना। क्या करना, प्रॉफिट्स अर्न करना। और प्राइवेटाइजेशन, क्या, प्राइवेट, ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होंगी, प्राइवेट हाथों में होंगी, निजी स्वामित्व
को बढ़ावा दिया जाएगा, वो पूंजीवाद है। जैसे कि आपका अमेरिका है, अमेरिका में देखो ज्यादा से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट है, ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो सरकार के हाथों में ना होकर के प्राइवेट के हाथ में है ना। ज्यादा से ज्यादा वो डेवलप्ड भी है और ज्यादा से ज्यादा वहां प्रॉफिट भी है। अब देखो क्या है, समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के सभी लोगों का कल्याण हो। ठीक, क्या समाज कल्याण, सरकार का कंट्रोल होगा, इसमें क्या होगा, सरकार का कंट्रोल होगा। सरकार सभी चीजों को देखेगी, जिसके लिए कोई भी नियम लाएगी तो सभी का लिए वो नियम काम आएगा। जैसे कि क्या आपका रशिया, रशिया में समाजवाद है, ठीक है, वहां पर सभी लोगों के लिए समान विकास की विचारधारा को अपनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि पूंजीवाद प्लस समाजवाद, पूंजीवाद प्लस समाजवाद, यानी जहां पर हम लोग निजी स्वामित्व को पर ध्यान रखते हैं और समाजवाद में क्या, समाज कल्याण को भी ध्यान में रखते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि हमारा प्यारा देश भारत, क्या, जैसा कि हमारा प्यारा देश भारत, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। देखो भारत ने आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया क्यों, जबकि विश्व में दो ऑप्शन थे आपके पास, पूंजीवाद और समाजवाद। अब देखो अमेरिका है, एक अमेरिका है और रशिया, इंडिया के दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, इंडिया के दोनों ही अच्छे दोस्त हैं और इंडिया का दोनों के साथ ही अच्छा रिलेशन रहा है। अब देखो क्या होता है कि इंडिया जब आजाद होता है 1947 में, कब, 1947 में आजाद होता है, तो भारत को अपने विकास के लिए एक मॉडल अपनाना था कि वो पूंजीवाद को अपनाए या समाजवाद को अपनाए, क्योंकि अमेरिका जो था वो क्या था, पूंजीवाद पर था और जो रशिया था वो समाजवाद पर था और दोनों ही भारत के दोस्त थे। अगर मान लो इंडिया अमेरिका यानी पूंजीवाद को अपना लेता, जब पूंजीवाद को अपना लेता तो फिर रशिया से उसकी दुश्मनी हो जाती, और अगर वो समाजवाद को अपना लेता तो फिर क्या होता, अमेरिका से दुश्मनी हो जाती। यानी भारत अपने आप को आजादी के बाद फिर तुरंत से युद्ध की स्थिति में झेल देता, यानी ढकेल देता, और युद्ध को झेलना अभी भारत के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारत ऑलरेडी विभाजित हो चुका था दो भागों में, एक पाकिस्तान और एक आपका भारत। अब देखो क्या होता है, तो भारत ने एक दिमाग लगाया और भारत ने क्या कर लिया, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना लिया, यानी कुछ यहां से उठा लिया, कुछ यहां से उठा लिया, दोनों को मिला करके एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना ली। अब जब मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना ली तो इंडिया ने क्या कर दिया, दोनों के साथ अपनी अच्छी संधि रखी, यानी मित्रता का स्वभाव रखा और दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध भी है आज के टाइम पे। आप देखो अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, रशिया तो हमारा सबसे खास मित्र है। और इंडिया ने अपने आप को युद्ध से दूर भी रखा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चलता रहा 1991 तक, वैसी स्थिति झेलने की इंडिया में हालत नहीं थी। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, सोवियत संघ का हमने निर्माण समझ गया। सोवियत संघ की विशेषताएं क्या थी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ जो था, पहले समझ लो इसको, स्क्रीनशॉट ले फटाक से। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ लिया कि सोवियत संघ का निर्माण किस प्रकार हुआ और हमने अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानी, ठीक है। अब देखो हम इसकी विशेषताएं समझेंगे, क्या, सोवियत संघ की विशेषताएं, सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ की विशेषताएं, सबसे पहले अगर बात करूं कि सोवियत संघ क्या था, एक समाजवादी मॉडल पर आधारित था, समाजवादी मॉडल पर आधारित था। यानी समाजवादी का मॉडल का मतलब क्या है, समाज कल्याण, जिसमें समाज के सभी लोगों का विकास एक साथ करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद देखो, और यहाँ पे क्या था कि बेरोजगारी बहुत कम थी, यानी सभी लोगों के पास रोजगार था, बेरोजगारी का अभाव। अगर बेरोजगारी का अभाव है मतलब राष्ट्रीय आय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, राष्ट्रीय आय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय आय ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार कर रहे हैं, बेरोजगारी की बहुत कमी है। तो बाबू हमारे भारत की बहुत बेकार स्थिति है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी है। जैसे बड़े बड़े लोग या मिडिल क्लास भी आज के टाइम पे डिग्री लेना चाहता है, एमबीए की डिग्री हो गई, चाहे आपकी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपने अच्छे से अच्छे पैसे खर्चा करके लिया, तब भी आप रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आप बेरोजगार ही बैठे हो।
इसीलिए तो एमबीए पानी पूरी वाला, एमबीए चाय वाला डिग्री ले लेकर लोग पानी पूरी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। लेकिन बाबू एक बात बता दो कि जितना पैसा किसी रोजगार में नहीं है उतना अपने बिजनेस में है। अगर एक गोलगप्पा वाला भी दिन में 100 प्लेट बेच रहा है और वो कितना 200 रुपए का बेच रहा है, तो सोचो उसका कितना 2000 की इनकम बैठ रही। जबकि एक एम्प्लॉय जो सेल्फ एम्प्लॉय है यानी किसी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, कंपनी में, वो 500 का रोजाना कमाता है और यहाँ पर 2000 का रोजाना वो कमा रहा है अपना ठेला लगाकर। मान लो 1000 का उसने सामान, 1000 की इनकम हुई एक दिन की, यानी पर मंथ 30 दिन कितना हुआ, 30,000 रुपए कमा ले रहा है वो। और अपनी मर्जी, जब मर्जी तब काम पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी देखो, अभी हमने पढ़ा दो इसकी विशेषताएं। पहली क्या, समाजवादी मॉडल पर आधारित है। दूसरी क्या, बेरोजगारी का बहुत अभाव है। तीसरी चीज देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि सोवियत संघ की विशेषताएं में उन्नत संचार प्रणाली। उन्नत संचार प्रणाली का मतलब है कि प्रौद्योगिकी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी अच्छी। अब अच्छी प्रौद्योगिकी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे मशीन होंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, उद्योग होंगे। उद्योग होंगे तभी तो यहाँ पे रोजगार की कम, मतलब अधिक है रोजगार, सभी लोग कार्यरत हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, जिसका रोजगारी के अभाव है। अगला जो विशेषता की बात बोलूं कि ये क्या है, अभी तक हमने 3 देख लिया, समाजवादी मॉडल, बेरोजगारी का भाव, उन्नत संचार प्रणाली, और एक है कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन का मतलब है कि यहाँ पर एक पार्टी थी जो कि रूल करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जब रूल कर रही है तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि लोक कल्याण को ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें थी, जैसा कि हमने पढ़ा था समाजवादी मॉडल में, कि समाज के हाथों में ना होकर के सरकार के हाथों में होगी, है ना। निजी स्वामित्व को यहाँ पर विरोध किया जाएगा, पूंजीवाद का विरोध, पूंजीवाद का विरोध। अब देखो बाबू क्या था, सोवियत संघ जो था इसमें सबसे पावरफुल जो एक देश था वो रशिया था। सबसे पावरफुल देश जो 15 देश थे उनमें से कौन था, रशिया। जो रशिया था वो पावरफुल होने के कारण बाकी देशों पर अपने आप, मतलब अपना जो प्रभुत्व दिखाता था, ये एक उसकी कमी हो गई। दूसरी चीज जो उसकी कमी की बात करूं कि यहाँ पर समाज कल्याण को ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जिस कारण ये विकास में पीछे होते गए। क्या होते गए, विकास में पीछे होते गए। और देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो सोवियत संघ था इसकी स्थिति बहुत बेकार होगी। कैसे कि पूंजीवाद ज्यादा आगे निकल रहे थे, पूंजीवाद ज्यादा आगे निकल रहे थे। और जो सोवियत संघ था इसने अपने सारे पैसों को क्या कर दिया, हथियारों पर खर्च करना शुरू कर दिया। इसने अच्छे अच्छे हथियार बना लिए। क्यों, क्योंकि इसके पास उन्नत संचार प्रणाली यानी अच्छी प्रौद्योगिकी थी, जिस कारण इसने अच्छे अच्छे हथियार बनाने पर सारे पैसे को खत्म कर दिया। जब सारे पैसे को खत्म कर दिया तो ये अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं कर पाया, और जिस कारण पिछड़ी अर्थव्यवस्था इसकी हो गई। क्या हो गई, पिछड़ी अर्थव्यवस्था हो गई इसकी। क्योंकि देखो जब तक आप लोगों पर पैसा खर्च नहीं करोगे तब तक उनकी स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, और जब तक स्किल्स डेवलप नहीं होंगी तब तक उनको रोजगार कहां से मिलेगा। तो यही चीज हुई, जब तक अर्थव्यवस्था पर पैसा नहीं खर्च किया जाएगा तब तक एक विकसित अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो अभी तक तो हमने सोवियत संघ की विशेषताएं और क्या क्या कमियां हैं ये चीजें पढ़ी। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण हुए। तो देखो बच्चों, अब हमने पढ़ा कि सोवियत संघ की विशेषताएं क्या थी, ठीक है, और उसकी कमियां क्या थी। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें आखिर जैसे देखा आपने कि पूंजीवाद में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी, ठीक है, और जो सोवियत संघ था उसने हथियारों पर ज्यादा से ज्यादा पैसों को खर्च कर दिया। जब ज्यादा से ज्यादा उसने हथियारों पर अपने पैसे को खर्च कर दिया तो आखिर उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी रह गई, है ना। तो अब उसमें सुधार वो अपनी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से करेगा वो देखेंगे। तो 1985 में बाबू सोवियत संघ के एक मिखाइल गोर्बाचेव, कौन, मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बनते हैं। क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं। किसके, सोवियत संघ के। सोवियत संघ के ये महासचिव बनते हैं 1985। इन्होंने क्या कर दिया, 2 तरीके अपनाए, क्या, सुधार के। 2 तरीके अपनाए सुधार के। एक जो था पेरेस्ट्रोइका और दूसरा जो था ग्लासनोस्ट। क्या, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। देखो पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्निर्माण। क्या, पुनर्निर्माण। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलेपन की नीति, यानी अर्थव्यवस्था में ऐसी नीति अपनाना कि कोई भी निवेश कर सकता है,
कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी हमसे संबंध स्थापित कर सकता है। ये इनकी दो सुधार की नीतियां रही, लेकिन ये दोनों भी एक समय के बाद विफल मानी जाती है। इसके बहुत सारे कारण थे। इसके बाद की जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, यानी सोवियत संघ के आखिर विघटन हुआ क्यों, ये हम लोग कल की वीडियो में यानी पार्ट सेकंड की वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी फटाफट इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं और मेरी वीडियो को भी शेयर कर दें।